नमस्कार। आज हमारे सामने राजस्थान से आया एक अदालती दस्तावेज है। पहली नज़र में ये एक नौकरी से जुड़ा सीधा साधा मामला लगता है, लेकिन जब हम इसकी परतों को खोलते हैं तो ये एक अकेले इंसान और एक उलझे हुए सिस्टम के बीच की लड़ाई की कहानी बन जाता है। कहानी के केंद्र में है नरसिंह राम, जिन्हें उनकी नौकरी से हटा दिया गया था। लेकिन असली मोड़ तब आता है जब उन्हीं लोगों की एक जांच में उन्हें पूरी तरह से बेगुनाह पाया जाता है। इसके बावजूद 2 साल तक कुछ नहीं होता। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे हाथ में जो स्रोत है वो है जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय का आधिकारिक आदेश। बिल्कुल, ये आदेश 16 जनवरी 2025 का है और इसे जस्टिस दिनेश मेहता ने सुनाया है। ये दस्तावेज हमें सिर्फ केस की जानकारी नहीं देता, बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे कभी-कभी न्याय मिलना एक सीधी रेखा में नहीं होता। ये एक चक्रव्यूह जैसा हो सकता है, जहां जीत के बाद भी आपको बाहर निकलने का रास्ता खोजना पड़ता है। तो चलिए इस चक्रव्यूह को समझने की कोशिश करते हैं। नरसिंह राम कौन हैं, उनके साथ क्या हुआ, उस चौंकाने वाली जांच रिपोर्ट में क्या था, और आखिर में अदालत ने इस प्रशासनिक देरी पर क्या रुख अपनाया, इस पर गहराई से बात करते हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। ये नरसिंह राम हैं कौन और वो अदालत का दरवाजा खटखटाने पर क्यों मजबूर हुए? नरसिंह राम बाड़मेर जिले के रहने वाले हैं। वो एक ग्राम सेवा सहकारी समिति जिसका नाम फूलन है, उसमें व्यवस्थापक मतलब मैनेजर के पद पर थे। उन्हें किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। तो इसी फैसले के खिलाफ उन्होंने 2018 में राजस्थान हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की। ये एक तरह से अदालत से गुहार लगाने का एक जरिया है कि मेरे साथ जो हुआ है वो गैर कानूनी है और इसे रद्द किया जाए। और उनकी मांगे क्या थी? जाहिर है वो अपनी नौकरी वापस चाहते होंगे, लेकिन क्या सिर्फ इतना ही था? उनकी मांगे काफी साफ थीं। पहली और सबसे बड़ी मांग तो यही थी कि उन्हें निकालने का जो आदेश है उसे रद्द किया जाए। दूसरी, उन्हें नौकरी पर वापस लिया जाए और इस दौरान जो भी उनके लाभ जैसे प्रमोशन या दूसरे फायदे बनते हैं वो सब उन्हें दिए जाएं। तीसरी, जितने समय वो नौकरी से बाहर रहे उस पूरे समय का बकाया वेतन मतलब बैक वेजेस उन्हें नियमों के हिसाब से दिए जाएं। एक मिनट, उनकी एक और मांग थी जो थोड़ी अलग लगती है। उन्होंने कहा था कि उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें सीधे व्यवस्थापक के पद के लिए विचार किया जाए। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये एक दिलचस्प बिंदु है। अक्सर कर्मचारी सिर्फ अपनी पुरानी पोस्ट वापस मांगते हैं, लेकिन यहाँ नरसिंह राम ये भी कह रहे हैं कि मेरा अनुभव और काम इतना है कि मुझे सीधे मैनेजर के पद के योग्य समझा जाना चाहिए। ये उनके आत्मविश्वास को दिखाता है और शायद ये भी कि उन्हें लगता था कि उनके साथ जो हुआ वो उनके करियर को पीछे धकेलने की एक कोशिश थी। तो नरसिंह राम अपनी नौकरी वापस मांग रहे थे, जो कि ऐसे मामलों में आम बात है। लेकिन जैसा कि आपने शुरू में बताया, इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इसे आम से खास बना दिया। बिल्कुल, और यही इस पूरे मामले का आप कह सकते हैं दिल है। जब ये केस अदालत में चल रहा था तभी एक जांच शुरू हुई, और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये जांच खुद प्रतिवादियों ने शुरू की थी। मतलब उन्हीं सहकारी समिति और बैंक के लोगों ने जिनके खिलाफ नरसिंह राम ने केस किया था। एक मिनट रुकिए, मतलब जिन लोगों पर केस चल रहा था उन्होंने ही जांच करवाई? ये तो बहुत अजीब है। ऐसा क्यों करेंगे वो? क्या उन पर कोई दबाव था या उन्हें लगा था कि जांच में वो सही साबित होंगे? देखिए, अदालत के आदेश में इसका कारण साफ नहीं है, लेकिन हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। हो सकता है कि अदालत की तरफ से शुरुआती सुनवाई में कुछ ऐसे संकेत मिले हों कि मामला नरसिंह राम के पक्ष में जा सकता है, तो उन्होंने सोचा हो कि एक आंतरिक जांच करके मामले को सुलझा लिया जाए। या ये भी हो सकता है कि ये एक मानक प्रक्रिया हो कि जब कोई मामला अदालत में जाता है तो विभाग अपनी तरफ से एक जांच कमेटी बिठाता है, लेकिन नतीजा जो भी आया वो शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। तो उस जांच का नतीजा क्या निकला? अब तो मेरी भी उत्सुकता बढ़ गई है। नतीजा चौंकाने वाला था। 14 नवंबर 2022 को जांच रिपोर्ट आई। इसमें जांच अधिकारी ने बहुत साफ शब्दों में आदेश में लिखा है, इन नो एम्बिगुअस टर्म्स, मतलब बिना किसी लाग लपेट के नरसिंह राम को सभी आरोपों से निर्दोष पाया। सच में? मतलब उन्होंने खुद जांच की और खुद को ही गलत पाया? ये तो सुनने में ही अजीब लगता है। आमतौर पर तो ऐसी आंतरिक जांचों में संस्थाएं खुद को बचाने की कोशिश करती हैं। यही इस केस की सबसे बड़ी बात है। रिपोर्ट सिर्फ उन्हें निर्दोष नहीं कहती। रिपोर्ट में आगे ये भी सिफारिश की गई कि नरसिंह राम को तुरंत सेवा में बहाल किया जाए
और उन्हें पूरा बकाया वेतन भी दिया जाए। कागज पर ये नरसिंह राम के लिए एक जबरदस्त जीत थी। उनकी सारी मांगें जो उन्होंने अदालत में रखी थीं, वो उनके ही विभाग की जांच ने सही ठहरा दी थी। तो फिर समस्या कहाँ थी? अगर जांच रिपोर्ट ने उन्हें निर्दोष घोषित कर दिया और बहाली की सिफारिश भी कर दी, तो उन्हें तुरंत नौकरी पर वापस ले लेना चाहिए था। मामला तो वहीं खत्म हो जाना चाहिए था। बिल्कुल, होना तो यही चाहिए था। लेकिन यहीं पर कहानी में सिस्टम की सुस्ती या शायद जानबूझकर की गई देरी का पहलू सामने आता है। नवंबर 2022 में रिपोर्ट आने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। एक साल बीता, फिर दूसरा साल शुरू हो गया। नरसिंह राम इंतजार करते रहे। यहां तक कि अदालत ने भी 12 फरवरी 2024 को एक सुनवाई के दौरान इस पर टिप्पणी की, लेकिन फिर भी प्रतिवादियों ने उन्हें बहाल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। 2 साल बेगुनाह साबित होने के बाद भी 2 साल का इंतजार, ये किसी भी इंसान के लिए मानसिक और आर्थिक रूप से कितना मुश्किल रहा होगा। मतलब आपके पास अपनी बेगुनाही का सबूत है जो आपके ही विभाग ने दिया है। आपके ही विभाग ने दिया है, हाँ। और फिर भी आप घर पर बैठे हैं। यही नरसिंह राम के वकील की अदालत में मुख्य दलील थी कि रिपोर्ट एक फाइल में धूल खा रही है और एक व्यक्ति का जीवन और करियर अधर में लटका हुआ है। ये सिर्फ प्रशासनिक निष्क्रियता नहीं है, ये एक तरह से उस व्यक्ति के साथ अन्याय है जिसे सिस्टम ने ही बेकसूर माना है। इस देरी के पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या ये सिर्फ लाल फीताशाही है या इसके पीछे कुछ और भी हो सकता है? अक्सर ऐसे मामलों में, खासकर सहकारी समितियों या सरकारी विभागों में, सिर्फ सुस्ती नहीं होती। बहाली का मतलब है कई सालों का बकाया वेतन देना, जो लाखों में हो सकता है। कभी-कभी अधिकारी इस वित्तीय बोझ से बचने के लिए फैसले को टालते रहते हैं। वो सोचते हैं कि जितना लंबा खिंचेगा शायद व्यक्ति हार मान लेगा या कोई बीच का रास्ता निकल आएगा। या हो सकता है कि जिन अधिकारियों के चलते नरसिंह राम को निकाला गया था वो अभी भी पावर में हों और अपनी गलती मानने से बच रहे हों। कारण कई हो सकते हैं, लेकिन इसका असर एक आम इंसान पर पड़ता है। और जब अदालत ने प्रतिवादियों के वकील से इस बारे में पूछा होगा तो उनका क्या जवाब था? उनके पास कोई ठोस कारण तो होगा इस 2 साल की देरी का? हैरानी की बात है कि नहीं था। आदेश के अनुसार प्रतिवादी समिति के वकील श्री RJ पुनिया वो इस बात पर कोई साफ जवाब नहीं दे पाए कि सक्षम अधिकारी ने जांच रिपोर्ट के आधार पर कोई फैसला लिया है या नहीं, और अगर नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया। ये चुप्पी ही अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये दिखाती है कि सिस्टम में जवाबदेही की कितनी कमी है। तो अब सारी उम्मीदें अदालत पर थीं, सबूत नरसिंह राम के पक्ष में थे, उनके ही विभाग की जांच उनके पक्ष में थी। तो न्यायाधीश दिनेश मेहता ने क्या फैसला सुनाया? क्या उन्होंने सीधे आदेश दिया कि इन्हें तुरंत नौकरी पर वापस लो और सारा बकाया वेतन दो? सीधे तौर पर नहीं, और यहीं पर हमें न्यायपालिका के काम करने के तरीके को समझना होगा। अदालतें अक्सर सीधे प्रशासनिक मामलों में दखल देने से बचती हैं जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो। वे पहले सिस्टम को खुद को सुधारने का एक मौका देती हैं। जस्टिस मेहता ने भी एक प्रक्रियात्मक रास्ता अपनाया। उन्होंने याचिका का निपटारा करते हुए कुछ बहुत ही साफ और समय सीमा के साथ निर्देश दिए। वो निर्देश क्या थे? क्या उन्होंने कोई टाइमलाइन तय की? हाँ, और यही सबसे जरूरी था। पहला निर्देश ये था कि नरसिंह राम को खुद प्रतिवादी संख्या 4 यानी द बाड़मेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के पास जाकर एक औपचारिक अभ्यावेदन, मतलब एक फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन देना होगा। आसान भाषा में कहें तो उन्हें एक लिखित अर्जी देनी होगी। मतलब उन्हें फिर से एक अर्जी देनी होगी, अपनी बेगुनाही का सबूत हाथ में होने के बावजूद भी? हाँ, लेकिन इस बार फर्क था। अदालत ने कहा कि इस अर्जी के साथ उन्हें उस 14 नवंबर 2022 की जांच रिपोर्ट की कॉपी और अदालत के इस नए आदेश की कॉपी लगा ली होगी, और ये सब उन्हें 2 हफ्ते के अंदर करना होगा। तो अदालत ने पहली गेंद नरसिंह राम के पाली में डाली, लेकिन एक समय सीमा के साथ। ठीक है, तो नरसिंह राम ने अपनी अर्जी दे दी। फिर उस अर्जी का क्या होगा? क्या वो भी किसी फाइल में दबकर रह जाएगी जैसे जांच रिपोर्ट 2 साल तक पड़ी रही? अदालत ने इसका भी पूरा ध्यान रखा। उन्होंने अपने आदेश में साफ लिखा कि जैसे ही मैनेजिंग डायरेक्टर को ये अर्जी मिलेगी, उसके 4 हफ्ते के अंदर उन्हें या किसी और सक्षम अधिकारी को इस पर विचार करके एक फैसला लेना ही होगा। तो कुल मिलाकर 2 हफ्ते अर्जी देने के लिए और 4 हफ्ते फैसले के लिए। अदालत ने 6 हफ्ते की एक डेडलाइन तय कर दी। लेकिन क्या ये एक तरह से मामले को टालना नहीं हुआ? अदालत उन्हें वापस उन्हीं लोगों के पास भेज रही है जिन्होंने 2 साल तक कुछ नहीं किया।
इससे नरसिंह को न्याय कैसे मिला? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। पहली नज़र में ऐसा ही लगता है, लेकिन अदालत के नज़रिए से देखें तो वो सिस्टम में जवाबदेही तय कर रही हैं। वो कह रही हैं, ये आपका काम है, आपने अपनी ही जांच पर अमल नहीं किया, अब हम आपको एक आखिरी मौका और एक डेडलाइन दे रहे हैं। इस बार आप इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर वो सीधे बहाली का आदेश देते तो प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बच जाते। अब फैसला लेने का दबाव उन पर है। अच्छा, तो ये एक तरह से उन्हें उनकी जिम्मेदारी याद दिलाने का तरीका है, लेकिन अदालत ने अपने आदेश में एक चेतावनी भी दी है ना? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अदालत ने साफ किया कि उनके इन निर्देशों का ये मतलब बिल्कुल न निकाला जाए कि अधिकारी को नरसिंह के पक्ष में ही फैसला देना है। अदालत ने बस ये कहा है कि आपको फैसला लेना है, आप टाल मटोल नहीं कर सकते। तो मतलब अदालत ने डंडा तो दिखाया, लेकिन ये नहीं कहा कि फैसला क्या होना चाहिए। उन्होंने बस कहा, अब तुम और देरी नहीं कर सकते, 6 हफ्ते में जवाब दो, चाहे हाँ हो या ना। तो इसका मतलब है कि 6 हफ्ते बाद भी नरसिंह के हाथ में कुछ ठोस ना हो, ऐसा भी हो सकता है? उनकी लड़ाई फिर से शुरू हो सकती है? ये संभव है और अदालत इस बात को जानती है, इसीलिए उन्होंने आगे का रास्ता भी साफ कर दिया है। आदेश में लिखा है कि अगर अधिकारी का फैसला नरसिंह के खिलाफ आता है तो वो उस नए फैसले को चुनौती देने के लिए एक नई रिट याचिका दायर करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अनिवार्य रूप से अदालत ने कहा है, पहले प्रक्रिया पूरी करो, अगर तब भी न्याय नहीं मिलता तो हमारे दरवाजे फिर से खुले हैं। उन्होंने गेंद प्रशासनिक अधिकारियों के पाले में डाली है, लेकिन इस बार एक टाइमर और एक चेतावनी के साथ। तो अगर हम इस पूरे मामले को संक्षेप में देखें तो एक कर्मचारी को नौकरी से निकाला जाता है, फिर एक आंतरिक जांच में वो बेदाग साबित होता है, लेकिन उस रिपोर्ट पर 2 साल तक कोई कार्रवाई नहीं होती। आखिरकार अदालत दखल देती है, लेकिन सीधे राहत देने के बजाय वो उसी सिस्टम को एक तय सीमा में अपना काम करने का आदेश देती है। ये एक व्यक्ति बनाम सिस्टम की एक लंबी और थका देने वाली लड़ाई लगती है। बिल्कुल, ये मामला दिखाता है कि कानूनी जीत हमेशा अंतिम मंजिल नहीं होती। कई बार ये आपको बस अगले दरवाजे तक ले जाती है। ये केस ये भी बताता है कि न्यायपालिका की भूमिका सिर्फ सही और गलत का फैसला करना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि सिस्टम के बाकी हिस्से अपना काम ठीक से करें। अदालत यहाँ एक रेफरी की भूमिका निभा रही है, जो एक खिलाड़ी को कह रही है कि तुम खेल के नियमों का पालन करो। और ये वाकई हैरान करने वाला है कि किसी को अपनी ही संस्था द्वारा बेकसूर ठहराए जाने के बाद भी न्याय के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। हाँ, और ये हमें सिस्टम की एक बड़ी कमी की ओर इशारा करता है। अगर एक जांच रिपोर्ट की कोई अहमियत ही नहीं है, अगर उस पर अमल भी नहीं होना है, तो फिर ऐसी जांच का फायदा ही क्या है? ये संसाधनों और समय की बर्बादी है, और सबसे बढ़कर ये उस व्यक्ति के भरोसे का मजाक उड़ाना है जो न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है। तो अंत में एक विचार, ये मामला प्रशासनिक प्रणालियों के कामकाज पर एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। जब किसी संगठन की अपनी आंतरिक जांच किसी व्यक्ति को बेदाग पाती है, तो उस निष्कर्ष को लागू करने में देरी के क्या कारण हो सकते हैं? क्या ये केवल नौकरशाही की सुस्ती है, जैसा कि हम सोचते हैं, या फिर ये एक सोची समझी रणनीति है? क्या अधिकारी वित्तीय जिम्मेदारियों से बचने के लिए या अपनी गलती को छिपाने के लिए जानबूझकर देरी करते हैं? ये उम्मीद करते हुए कि व्यक्ति समय के साथ थक जाएगा और हैरान होगा।